चलिए वेरी 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 वार्म अप वेलकम इन टुडेज लेक्चर। और स्वागत है आपका टीएससी जेईई नीट प्लेटफॉर्म पर। फ्री क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बढ़िया कंटेंट है, उस पर भरोसा करके आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये केमिस्ट्री का चैप्टर नाम है इसका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आज का नया चैप्टर होगा। क्या सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो गया? तो आंसर है नहीं। सॉल्यूशन चैप्टर के भी पैरेलल लेक्चर्स मतलब सॉल्यूशन चैप्टर भी चलेगा आपका और ये वाला चैप्टर भी चलेगा। हम दोनों चैप्टर झेल सकते हैं एक साथ, क्योंकि इतना कोई टफ है नहीं, तो इसलिए इसको भी हम पैरेलल में चला रहे हैं। तो आपसे आपको केमिस्ट्री के पर डे दो लेक्चर मिलेंगे, जिसमें एक लेक्चर सॉल्यूशन का होगा और एक लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का होगा। हम इसको जल्दी खत्म करेंगे ताकि हम इसके क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर सकें। बाकी पहला चैप्टर है, इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, बाकी शॉर्ट टर्म्स हैं। और वैसे बेशक छोटा चैप्टर हो, लेकिन इससे क्वेश्चन हर साल पूछ जाते हैं और हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन काफी इसमें आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। और आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है मैटर क्या होता है। देखो कुछ चीजें हैं जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ फटाफट लेके जाऊंगा। मैटर क्या होता है? मैटर क्या है? जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास स्पेस होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। फिर हमने मैटर को क्लासिफाइड करा फिजिकल और केमिकल स्टेट में। फिजिकल और केमिकल स्टेट में अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, अब फिजिकल स्टेट का मतलब है जिसको आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, उनसे ऐसी स्टेट को फिजिकल स्टेट बोलते हैं। तो फिजिकल में हमने मैटर को 3 स्टेट में क्लासिफाइड कर रखा है। पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा गैस है। और ऐसे ही केमिकल में भी हमने स्टेट को डिफाइन कर रखा है। आप बोलेंगे सॉलिड क्या है? इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तो सबसे कम होता है। इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, इसका वॉल्यूम नॉट फिक्स है। गैस का बात करें तो शेप इसका फिक्स है, इसका नॉट फिक्स, इसका वेट नॉट फिक्स है। इसको आप कंप्रेस कर नहीं कर सकते, ये नेग्लिजिबल होता है, और इसको कंप्रेस किया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी। इसके अलावा 2 स्टेट और होती है, एक बीईसी होता है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसको बोला जाता है, और एक होता है प्लाज्मा। जब हम वेरी हाई टेम्परेचर देते हैं तो प्लाज्मा स्टेट मिलती है, जैसे कि सन 1 प्लैनेट पर जो भी हमें स्टेट देखने को मिलेगा मैटर का, वो प्लाज्मा हो सकता है, हम कह सकते हैं। और बीईसी क्या होता है? जब टेम्परेचर -273 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन हो जाए, तब जो स्टेट आपको मिलेगा उसको बीईसी कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बेसिकली इस स्टेट में जो आयनाइजेशन हो जाता है, आपके जो गैस से हैं वो गैस जो एटम गैसीय अवस्था में थे, अब वो आयनाइज हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस हमें बीईसी स्टेट में देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन था फिजिकल स्टेट का। फटाफट खत्म करा क्योंकि ये बता रहता है, इसमें ज्यादा घुस के कोई फायदा तो है नहीं। और चलिए, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा तब हम लास्ट में इसको समझा देंगे, बाकी कोई जरूरत नहीं है। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक प्योर सब्सटेंस में बांट सकते हैं और दूसरे को हम बांट सकते हैं किसमें? मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस में भी 2 हैं, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। एलिमेंट में क्या है कि जो भी एटम से मिलकर बना है वो एक ही प्रकार के एटम, जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारे क्या हैं? एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज आवर एलिमेंट। लेकिन हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो ये 2 या उससे अलग एटम से मिलकर बने होते हैं। क्या जी? कंपाउंड। 2 या 2 से अलग एटम से मिलकर बने होते हैं, क्या? कंपाउंड। ओके। और आपको यह क्या याद रखना है, आप इसको फिजिकली क्लासिफाइड नहीं कर सकते, आप फिजिकली इसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने NaCl है, तो मैं हाथ से Na और Cl को अलग नहीं कर सकता। इसका मतलब फिजिकली इनको अलग करना भी पॉसिबल नहीं है। आपको एक चीज और याद रखना है कि जो कंपाउंड होते हैं ये फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशो में मिलके ही एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं और सोल्ट वगैरह बनाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर के 2 टाइप्स हैं। पहला आपका होमोजेनस मिक्सचर है और दूसरा आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हैव्स रिमेन सेम
एवरी पॉइंट, तो वो आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। मतलब ये सॉल्यूशन है चीनी पानी का, तो कहीं से भी मैं उठाऊंगा मिठास सब जगह बराबर होगी, तो ऐसा सॉल्यूशन होमोजेनस होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन नॉट इवन सेम, तब हम कहते हैं कि आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है दे मस्ट बी हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। लाइक आप सैंड ले लीजिए, आप उसमें पत्थर मिला दीजिए, तो दैट्स द कंक्लूजन, दिस इज आवर हेटेरोजेनस मिक्सचर। यू मस्ट नो, जो मिक्सचर होते हैं आप उनको फिजिकली अलग कर सकते हैं, फिजिकली उन्हें छाना वगैरह जा सकता है, इनको मिक्सचर को। और याद रखना है ये मिक्सचर क्या होते हैं जो कि एम ही कैसे भी मिल जाए, जिनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता, उनको क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। तो हमने इसमें समय बचाया है, हमने इस क्लासिफिकेशन में अपने समय को बचाया है, बेफजूल में इसमें हमने समय बर्बाद वगैरह नहीं किया, फटाफट हमने खत्म कर लिया। अब आप सब्लिमेशन क्या होता है, एवापोराइजेशन क्या होता है, वेपर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको सॉल्यूशन में पढ़ाया भी है, फिर भी एक बार छोटा सा टच देख लेते हैं कि आपका सॉलिड है, आपको सॉलिड है और सॉलिड से लिक्विड जाना है, या लिक्विड से गैस जाना है, या गैस से आपको किस में जाना है, प्लाज्मा में जाना है। गैस से किस में जाना है, आपको प्लाज्मा में जाना है। डीसी कब मिलता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लाज्मा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, वो प्लाज्मा में होता है, इसमें नहीं, इसमें होता है प्लाज्मा में, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से प्लाज्मा। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, मतलब मेल्टिंग होगा, क्या होगा, वो मेल्टिंग होगा। लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, इसका मतलब आप उसे फ्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका फ्रीजिंग होगा, ये क्या होगा, आपका मेल्टिंग होगा। लिक्विड से गैस जा रहे हैं, मतलब आप इसे वेपर्स बना रहे हैं, तो ये वेपराइजेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। ओके, ये आयनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि आयनाइज होते हैं प्लाज्मा स्टेट में, तो ये आयनाइजेशन हो गया। अब प्लाज्मा से गैस में जाएंगे तो डी आयनाइजेशन हो जाएगा। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रहे हो तो ये आपका सब्लिमेशन प्रोसेस है। सब्लिमेशन का एग्जांपल अगर बात करें तो आप कपूर ले सकते हैं, उड़ाते हो ना, लिक्विड तो नहीं आता है, डायरेक्ट वो किसमें बदल जाता है, ये डायरेक्ट बदल जाता है आपके गैसीय स्टेट में, सारा कपूर उड़ जाता है। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हमने समझ लिया है। एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपाउंड इज ट्रू। ओके, सो पहला स्टेटमेंट है, टू एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड। कि भैया जो भी कंपाउंड बन रहा है तो उसमें जो एटम्स होते हैं क्या वो फिक्स प्रोपोर्शन में बनते हैं, आपसे ये पूछा गया है। सो यस अभी पढ़ गया है, तो ऑप्शन 1 क्या होगा, अपना करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगर स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं तो इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल मेथड। क्या आप केमिकली कंपाउंड को उसके एटम से अलग कर सकते हैं, तो आंसर है यस, क्योंकि हमने वाटर में देखा, वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो H और O टूट जाएगा, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यस, हम केमिकली कंपाउंड को तोड़ सकते हैं या उनको सेपरेट किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे NaCl नमक बना है, तो क्या जो प्रॉपर्टी सोडियम का है, जो प्रॉपर्टी क्लोरीन का है, क्या वही प्रॉपर्टी NaCl का भी होगा? सो दिस इज नॉट ट्रू, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकली मेथड, दैट इज रॉन्ग। हम फिजिकली उसको अलग नहीं कर सकते, अगर आप अलग ही करना चाहते हैं तो आपको केमिकली मेथड का सहारा लेना पड़ेगा, किसमें, कंपाउंड में। ओके, कोई डाउट? बाकी हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिए हैं, आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो। नोट्स कहाँ मिलेगा, TSC JEE नीट चैनल पर, वहां जाइए और इन नोट्स का सहारा लीजिए। ऐसे ही मिक्सचर का एक आध क्वेश्चन दिया गया है, आप समझ सकते हैं, और वो सारे आपको चेक करके बताने हैं कि कौन सा मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर नहीं है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। छोटा सा मॉलिक्यूल जो अकेला रहेगा तो उसका एग्जिस्टेंस हमें धरती पे देखने को मिलेगा, तो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा कंपाउंड का, वही आपका मॉलिक्यूल है। इन अ मॉलिक्यूल्स टू और मोर एटम कंबाइंड एंड टू मेक केमिकल कंपाउंड। मतलब जो भी आप कंपाउंड वगैरह पढ़ रहे हो, जो भी एलिमेंट है, दे ऑल इज मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
एटम की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, एलिमेंट जिससे मिलकर बना है उसका सबसे छोटा इकाई क्या है? एटम है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। चलिए, मॉलिक्यूल्स भी दो प्रकार के हैं, हेट्रोमॉलिक्यूल्स और एक होमोमॉलिक्यूल। हेट्रो में डिफरेंट होगा मतलब कंपाउंड बनाएगा, होमो में सेम होगा मतलब एलिमेंट बनाएगा। अभी पढ़ा के बैठे हैं। चलिए, एटोमिसिटी ये काम आएगा जब हम मोल पढ़ रहे होंगे, तो वहां से आप देखेंगे एटोमिसिटी क्या चीज है। तो भैया पूरे कंपाउंड में कितने एटम यूज हो रहे हैं उसको एटोमिसिटी बोल रहे हैं। तो कितने कंपाउंड यूज हो रहे हैं कि 2 हो रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। देखो एक क्वेश्चन दिया गया, मैं फटाफट खत्म करूंगा क्योंकि ये कोई ब्रॉड पार्ट नहीं है कि इसमें घुसना ही चाहिए, फटाफट एंड करेंगे इसे, इतना बड़ा नहीं है ये। हमें तो जो मेन जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर फोकस करना है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन पैकेट ऑफ गोबर सोल्ट। ग्लोबल सोल्ट होता है बोले तो Na2SO4.10H2। ऑक्सीजन कितने हैं ये आपको बताना है। कैसे करेंगे? आपको 20 यहाँ हो गए, सॉरी 10 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, तो कितना आंसर आ जाएगा? 40। क्या आ जाएगा? 40। देखो हमने सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ा रहे थे कल की क्लास में, तो एक मिस्टेक हो गया था, वहां ग्लूकोज का जो फॉर्मूला था वो हमने ये लिख दिया था बाय मिस्टेक। बाकी फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 180। ठीक है, हमने 11 मान के गलत कर दिया। ओके, तो आप उस मिस्टेक को सुधार लीजिएगा, बाकी आप तरीका तो समझ गए। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं? 14 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन ग्लोबल सोल्ट। 14 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया है इन अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल सोल्ट बोला है, उसने नहीं बोला कि 1 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 14 मल्टीप्लाई में n। n मतलब कि 14 के मल्टीपल में जितने भी एमसीक्यू के ऑप्शन होंगे वो सब इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। मान लो ऑप्शन में ये लिखा है, एक में 10 है, एक में 14 है, एक में 140 है, एक में 1400 है, एक में 28 है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अगर वो बोलता 1 मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, तब हमारा जैसे 2 बोलता तो ये आंसर होता, 1 मॉलिक्यूल बोलता तो ये आंसर होता। क्योंकि उसने मॉलिक्यूल नहीं बताए हैं, इसलिए 14 के जो इंटीजर होंगे, 14 का जो मल्टीपल होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, बाकी अगर मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो आप एक ही मान के करना, बाकी तो दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कुछ बना के देगा, मिसमैच वगैरह कुछ फंसाएगा जिसमें आप फंस सकते हैं, तो फंसना मत। अगर डिफाइन नहीं किया है कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो भी आंसर आता है उसका मल्टीपल में आपको जाना। ठीक है, लेकिन अगर बोलता था इन वन मॉलिक्यूल्स ग्लोबल सोल्ट हैज हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, सो योर आंसर वुड बी 40। ओके, चलिए, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स दिए सुक्रोज के, मतलब यहाँ पे कोई मल्टीपल वाला केस ही नहीं। क्या है? 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज चीनी का फॉर्मूला है और ये होता है चीनी का फॉर्मूला C12H22O11। तो कितने ऑक्सीजन आ रही है? 11 आ रही है एक मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितनी है? 20 मॉलिक्यूल्स में कितनी आएगी? 11 मल्टीप्लाई 20, दैट मींस योर आंसर इज 220। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 220 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ देयर आर 400 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन अ पोटास एटम सैंपल, then find out the total hydrogen atom present in the sample। पोटास एलम का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटास एलम का फॉर्मूला होता है ये K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटास एलम। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज और 24H2O फिट के रीजन से बोला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन पोटास एटम, 400 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट कितने होंगे सैंपल में। तो एक मॉलिक्यूल का निकाल लेते हैं। एक मॉलिक्यूल में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी? 4 ये रही, 12 ये रही, 16 24 ये रही। 4 2 6 4 10, तो 1 3 और 1 4, टोटल ऑक्सीजन एटम कितनी है? 40। कितने बता रहा है? 400। मतलब कितना आ गया? मतलब मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 10। इसका मतलब
एक मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम? 48। तो 10 में कितने? 480। तो आंसर कितना आ जाएगा? 480 मॉलिक्यूल्स आर 480 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन गिवन सेल। ठीक है, ऐसे करना होता है। नहीं समझ आया बैक करना, और तब भी नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, आई विल रिप्लाई। ओके, ये तो कुछ भी नहीं था, क्या इसमें दिमाग खराब करना। ये देखो, और माना आपके पास कोई एक एक्स एलिमेंट है, तो उसका मास नंबर ऊपर लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर यहां लिखते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नहीं बता रहे हैं, बाद में नहीं बताएंगे। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, और द मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, and number of nucleons is equals to number of proton plus number of neutron। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बस आपको ये कंडीशन यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, मास नंबर आपको 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिए। अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए पहली बार। चलिए और क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टोटल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 20 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 2 कर रहा हूं, बाकी होमवर्क। 20 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिटा देते चलिए। इस एटम ऑफ हाइड्रोजन में कितने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन मतलब एच, एच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक मॉलिक्यूल में एक, तो 20 में कितने भैया? 20 हो गए। ऐसे ही प्रोटॉन भी एक होता है तो 20 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता तो 20 में भी कहां से हो जाएगा? ऐसे करना होता है। और क्या है? 25 ऑक्सीजन की बात करते हो, सिर्फ ओ बोला है, तो एक ऑक्सीजन में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, तो 25 इंटू 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? क्योंकि न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 8 ही होते हैं ना। बस सिंपल है। ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर लेना। 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होंगे? आपको होमवर्क है, करके आना है। और भी होमवर्क है, वो भी करके आइए। चलिए, होमवर्क बहुत सारे मिलते हैं, ये याद रखना। एक क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले भी लिख के आने। बहुत सारा होमवर्क दिया है, आप नोट्स खोलेंगे आपको मिल जाएगा। लेक्चर 1 का नोट्स खोलना और सारे मिल जाएंगे लाइन से। क्वेश्चन कह रहा है 50 ग्राम पानी है, 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, 50 ग्राम पानी है और 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। पचास ग्राम वाटर है। कह रहा है फाइंड आउट द टोटल मॉलिक्यूल्स, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सब कुछ पता कर लीजिए भैया। क्या क्या पता कर लो? मॉलिक्यूल्स भी, एटम भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी, न्यूक्लियॉन्स भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता करना, तो आप ध्यान लगाइए। अभी कोई मोल नहीं पड़ा, बिना मोल के हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। कैसे करेंगे देख। माना आपके पास 100 किलो एप्पल है, और जो एक एप्पल का वेट होता है 1 kg होता है। तो हाउ मेनी एप्पल आर प्रेजेंट इन योर गोडाउन? क्या करेंगे? वेरी सिंपल सर, 100 kg के 100 किलो एप्पल दिए हैं और एक एप्पल 1 किलो का है, तो नंबर ऑफ एप्पल कितने होंगे? आपने ये पूछा है, तो सिंपल है 100 kg डिवाइडेड बाय संख्या ऑफ एक एप्पल का वेट। सो नंबर ऑफ एप्पल आर प्रेजेंट इन योर गोडाउन इज 100। इसका मतलब सर 100 एप्पल्स। तो क्या आपने यहां मोल लगाया? नहीं लगाया। अब अगर आपसे बोलता तो बताइए 200 किलो में कितने एप्पल होंगे, या 2 गोडाउन में कितने एप्पल होंगे? तो एक गोडाउन में कितने एप्पल आए? 2 गोडाउन में कितने एप्पल आएंगे? 200। क्या करा? मल्टीप्लाई करा।
इसका मतलब कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपको निकालना होगा तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका वेरी सिंपल है। जो भी वेट दिया है उसको ऊपर लिखो और जो एक वाटर का जो वेट होता है उसको नीचे लिखो। इसको मोलर मास देगा। तो वाटर का वेट कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन का वेट, एक हाइड्रोजन का वेट एक, तो 2 हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम होता है। दोनों को प्लस कर देंगे, 16 2 18। तो कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 50/18 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 50/18। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इसको भी चलो पूरा कर ही लेता हूं। देखो चूंकि मोलर मास जो होता है वो Na किस में नापते हैं? AMU। यहाँ पे U आएगा और यहाँ ग्राम है, कटेगा नहीं। आप जानते हैं 1U बराबर क्या होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कटा और ये U का वैल्यू है। याद रखना 1/U बराबर क्या होता है? Na। इसका मतलब आप इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो? Na। इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 50/18 Na। लेकिन सर ये Na क्या है? सर ये AMU क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम Na AMU के बारे में ही जानते हैं और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन फिर से करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए तो जो कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे उस कंसेप्ट का नाम क्या रहने वाला है? वेट हम बात कर रहे थे, AMU को हम डिफाइन कर रहे हैं। कैसे करेंगे डिफाइन? आप देख लीजिए कैसे करेंगे। जस्ट किसी भी एटम का अगर आपको वेट निकालना होता है तो उसको हम कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाल। कैसे करते हैं? देख, वेट जिस भी एटम का निकालना है वो, तो जिस भी एटम का वेट निकालना है उसकी जो भी न्यूक्लियस है या उसका जो मोलर मास है या उसका जो मास है उसको आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। मास ऑफ दैट एटम, ये क्या है? वेट है या फिर मास कह दो इसे। मास। तो किसी का भी मास निकालने के लिए क्या करेंगे? उस भी एटम का मास ले लीजिए और उसको कार्बन 12 के 1/12वें भाग का जो भी मास होगा उसे भाग कर दो। ठीक है। अब आप जानते हैं जब मास होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। बिल्कुल सही। तो यहां क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ दैट एटम डिवाइड में 1/12 एंड टोटल न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन 12 एटम। अब देखो ये टोटल न्यूक्लियॉन्स होगा उसको आप ये लिख सकते हो कि भैया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाई में मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन्स। सही बात है। समझ नहीं आया? सही समझाओ। एक न्यूक्लियस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं अपना फाड़ दूं, स्किन फाड़ूं और उसमें पूछूं इसमें एक न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आओगे, क्या कहोगे? एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही न्यूट्रॉन होगा। मैं एप्पल ले आऊं उसको फाड़ के बता दूं और उसका एक पार्ट ले उसमें बोलूं इस एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो भी क्या कहोगे? एक प्रोटॉन होगा जी और एक न्यूट्रॉन होगा। और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितना मास बनाते हैं? मतलब मास ऑफ 1 न्यूक्लियस कितना होता है? मास ऑफ 1 न्यूक्लियस कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। मतलब ये कांस्टेंट। अब मेरे 14 न्यूक्लियस हुए तो मेरा वेट कितना आएगा? 14 मल्टीप्लाई में ये, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई में मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मैंने क्या करा? नंबर ऑफ न्यूक्लियस की जगह लिख दिया टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस की जगह लिख दिया नंबर ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई में मास ऑफ 1 न्यूक्लियस। 1/12 ऐसे ही कितने न्यूक्लियस होंगे कार्बन में? कार्बन 12 में 12 न्यूक्लियस होते थे, क्या लिख सकते हैं? 12 मल्टीप्लाई में मास ऑफ 1 न्यूक्लियस। ये भी वही मास है, ये भी वही मास है, 12 से 12 कटा। इसका मतलब जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर आता है? मास जो होता है एटॉमिक मास ये बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के।
किसके बराबर होता है ये? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि जो हम कह रहे थे जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर आता है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर आता है। तो ये प्रूव हुआ। कहां से आया? ये ऐसे आया कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब हम बात करते हैं ए के एम यू की। किसकी बात करते हैं हम? ए के एम यू। सारा मिटाने की जरूरत नहीं है बेटे। ओके सर, ए के एम यू की जगह ए के एम यू क्या होता है हम चलिए उसको बताते हैं आपको। व्हाट इज 1 एम? यही होता है आपका 1 AMU। मतलब कार्बन 12 के 12वें भाग का जो मास होता है उसी को ही 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास या 1 डाल्टन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब 1 MU बराबर क्या होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब 1 MU की जगह क्या भी लिख सकते हो? 1U। 1U की जगह क्या भी लिख सकते हो? 1DA मतलब डाल्टन। तो यही होता है आपका AMU। आपको सिर्फ ये याद रखना है और इससे पहले जो भी बताया कुछ याद नहीं रखना। अब देखो मुझे अगर H2O का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, क्या U? बेटा जब मास निकालते हो आप उसका यूनिट ग्राम नहीं लिख सकते क्योंकि 1 U का मतलब होता है 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। तो आप जैसे आपके मॉलिक्यूल्स में 12 न्यूक्लियॉन्स हैं तो आपको 12 ग्राम नहीं लिख सकते, आपको 12 मल्टीप्लाई ये करना पड़ेगा। इसलिए जो यूनिट होता है एटॉमिक मास का वो क्या होता है? U होता है या AMU होता है या फिर DA। आप ग्राम नहीं लिख सकते, वो गलत है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन में कितने? 2 और एक ऑक्सीजन में कितने? 16। टोटल वेट कितना आ गया? 18U आ गया। कितना आ गया? तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का करना है, एक कैल्शियम का वेट होता है 14U, एक कार्बन का वेट होता है 12U, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16U, 3 ऑक्सीजन का वेट हो गया आपका 48U। तीनों को आपने प्लस कर दिया तो और वेट कितना आ गया? 100U। इसी तरीके से ऑक्सीजन का निकालना है, एक ऑक्सीजन का 16U, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32U। अगर आपको H2SO4 का वेट कैलकुलेट एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो एक हाइड्रोजन का 1U, 2 हाइड्रोजन का 2U, एक सल्फर का 32U। याद कर लो मेरे साथ, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 26, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 और आर्गन का कितना होता है? 40 और पोटेशियम का कितना होता है? 39। याद कर लेना, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ओके। और नाइट्रोजन कितना होता है? 14। फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का देख लेना क्या होता है, मुझे याद नहीं। नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16, कार्बन का कितना? कार्बन का 12, हीलियम का 4 होता है। वेट है ये सारे। और हाइड्रोजन का कितना वेट होता है? 1। बाकी आपको तो याद होगा हाइड्रोजन और हीलियम कौन से नंबर पर आते हैं, ये सब तो पता होगा, इसे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। तो समझ आ गया कि यूनिट U होता है। तो मैंने वहां जो क्वेश्चन में एटॉमिक मास लिखा था तो क्या लिखा था? U लिखा था। क्यों लिखा था? दिस इज द रीजन। ओके। और आप याद रखना, जब हम 1/1.67 इंटू 10 की पावर -24 को 1 से भाग करवाते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है ये, जिसको हम क्या बोल देते हैं? Na। आपको ये वाला और याद रखना है कि भैया 1/U बराबर क्या होता है? Na। 1/U बराबर क्या होता है? Na। Na की एवोगाड्रो संख्या जिसका वैल्यू होता है ये। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अपना क्वेश्चन कर लेते, जब जहां हमने क्वेश्चन छोड़ा था अब उसको वहीं से स्टार्ट करते। देखो अगर कुछ लिखना हो तो यू कैन राइट। अब मिटा देते हैं, बाकी साथ साथ भी नोट्स बन सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन समझने पे ज्यादा ध्यान देना है। नोट्स तो बनते ही रहेगा, वरना आप जाके टेलीग्राम पे जाइए, TSC JEE नीट खोलिए और सारे नोट्स हैं लाइन से लगे पड़े, वहां से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपके पास 50 ग्राम ये है और 50 ग्राम ये है, दोनों में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ से आपको चीज भी बताएंगे, बड़ी खूबसूरत चीज। सबसे पहले नंबर ऑफ क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? जो भी वेट है वो ऊपर डिवाइड में इसका एटॉमिक मास। कार्बन का वेट कितना होता है? 12, एक ऑक्सीजन का वेट 16, 2 का वेट 32 और 12 44 यूनिट U।
कितना आंसर आ जाएगा ये। दोनों कट नहीं सकते, काटने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब हम 1/u की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ। ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं। अब बेसिकली आपका आंसर क्या आ गया, 50/44 N किया। बढ़ाओ नहीं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 50 ग्राम CO2 में कितने आ गए, 50/44 N। ऐसे ही वाटर में निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 50/18 यूं आएगा और वो जाके क्या बन जाएगा, Na। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, 50/18। तो अब देखा आपने, बिना उसको जाने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। चलिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, बिना मोल जाने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो मोल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप बिना मोल्स को जाने भी ये निकाल सकते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से अभी आपको। चलिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आपने निकाल। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं। देखो मार्कर ने फिर धोखा दिया, एक सेकंड। आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बेटा एक मॉलिक्यूल या आपने टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या तो निकाल लिया, तो अब आप एक मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं सबसे पहले ये निकालिए। फिर जब आपको पता लग जाएगा कि एक मॉलिक्यूल्स में इतने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तब आपको पता है कि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 50/44। तब आप क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल्स में जितने न्यूक्लियॉन्स की संख्या आई है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ऐसा करने से आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाएगा, इसमें और इसमें भी। करके देखिए और फिर मुझे बताइए क्या आंसर आता है। चलिए, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 1 CO2। तो कैसे निकालेंगे, अरे भैया जो इसका एटॉमिक मास होता है ना वही न्यूक्लियॉन्स होता है, वही क्या होता है आपका, न्यूक्लियॉन्स होता है। तो एटॉमिक मास कितना आया है, 44U। तो 44 ही क्या हो गए, न्यूक्लियॉन्स हो गए। भरोसा नहीं, निकाल के देख लो। एक कार्बन का मास 12 मतलब 12 न्यूक्लियॉन, एक ऑक्सीजन का 16 मतलब 32। तो मतलब टोटल न्यूक्लियस कितना आ गए, 44। तो कितने ही मॉलिक्यूल्स हैं आपके, 44 न्यूक्लियॉन्स हैं। मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 44। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने आ गए, 50 Na। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से भी निकालेंगे, तो इसमें भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 1H2 मॉलिक्यूल्स। तो कितने आता है, 18 ही आएगा बस। तो भैया 50/18 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे न्यूक्लियॉन्स के, तो कितने भैया, 50 Na। तो यहाँ भी आंसर क्या आया, 50 Na आया। आपने देखा दोनों सेम आ। क्या सर ये अचानक हो गया, सडन हो गया, ऐसा हर बार होगा क्या, करके देख लेते हैं। आपने 50 ग्राम CaCO3 ले लिया,
तो सबसे पहले इसका एटॉमिक मास निकाल लेंगे, 100 U आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 50/100 Na। डन। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, 100। मॉलिक्यूल्स कितने आए हैं, 50/100। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने आ गए, 50 Na। उसका मतलब यहां भी आ गया। तो क्या ये अचानक हुआ है? HCl में कर लेते चलो सर, 50 ग्राम HCl ले लो। HCl Cl का वेट 35.5, एक हाइड्रोजन का वेट 36.5, मतलब U हो गया। इसको मतलब 50/36.5 Na तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और यही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा। इसका मतलब अभी भी आंसर क्या आ गया, 50 Na। आपको रीजन पता लगा सबका आंसर सेम क्यों आ रहा? क्योंकि अंत में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से करते हैं तब ये दोनों संख्या सेम होने के कारण कट जाती है, जिसकी वजह से जितने भी 50 ग्राम के जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे सब ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या ही आ रही है, सेम ही आ रही है। तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या सब में क्या ही आ रही है, सेम ही आ रही है। इसका मतलब अब यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं कि जब भी हमसे पूछेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताओ, अगर आपसे जब भी पूछेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताओ तो आप क्या करोगे, ग्राम हटाओगे, Na लगाओगे और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ले जाओगे। तो बस आपको अब से यही याद रखेंगे। मैं ये लाइन लिख देता हूं, मैं पूरा नहीं मिटा रहा, मुझे थोड़ा सा और करना है, मैं ये वाला पार्ट हटा दूंगा। सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही सेम आते हैं, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब सेम नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम आए, यानी सबको ही सेम कर दो ऐसा नहीं होगा, ओके। तो ये ट्रिक्स याद कर सकते हो आप, समय बचाएगा ये। क्या है ट्रिक? ट्रिक आएगा, कंसेप्ट है कि ग्राम हटाओ, Na लगाओ और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ले जाओ, दैट्स डन। ये आपका कंसेप्ट नंबर 1 बना लिया है, जिसको आप याद करके रख सकते हैं, वरना 2 मिनट लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में और पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग गए। 1 CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो एक कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसी ऑक्सीजन 8 पर आता है, तो 2 में 16 हो गया, तो मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आ गए जी, 22। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 22। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 22। तो 50/44 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब का आंसर कितना आ जाएगा, 25 Na। अब ऐसे क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बेटा हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बिना कैलकुलेट करे आप लिख सकते हो, इसका आंसर भी कितना आएगा, 25 Na आएगा, और ना कैलकुलेट करके लिख लो, क्या ही दिक्कत है। प्रोटॉन कितने होंगे निकालो, कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब 22 Na आ जाएगा। तो 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अभी भी क्या आ जाएगा, 25 है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे वही संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी आ जाएगी। अगर आपसे बोला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो सिंपल है, क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से नंबर ऑफ क्या घटा देंगे, प्रोटॉन, तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। सिंपल है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालना तो कुछ है ही नहीं, ग्राम हटाओ, Na लगाओ, आंसर ले जाओ। और प्रोटॉन निकाल सकते हो, दोनों को माइनस करोगे 25 Na आ जाएगा। इससे आपको न्यूट्रॉन निकालने की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपको न्यूट्रॉन याद नहीं है तो फिर आपको झंझट नहीं होगा, फिर भी चलो करना चाहते हो तो ऐसे करोगे। एक कार्बन का वेट होता है 12 और प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। तो मास में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। और ऐसे ही ऑक्सीजन का 16 - 8 तो 8, 2 है तो 16, 16 और 6 22। इसका मतलब कितने न्यूट्रॉन हो गए, 22। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 25 Na आ जाएगा। समझ लिया? तो कई तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं, बिना मोल्स जाने हमने इतना सारा कर लिया, देखा। अब हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोलता है
कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कैसे करोगे? सबसे पहले आपको वैलेंस के बारे में पता होना चाहिए। एटम के सबसे बाहरी वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो और अपना काम बनाते चलो। CO2 की बात करते, कार्बन का वेट 6, तो कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। एक ऑक्सीजन का ये होगा, लास्ट में 4 है, लास्ट में 6 है, लेकिन हमें कितनी लेनी है? 2, तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो एक ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 12। एक कार्बन में कितने? 4। टोटल कितने हो गए? 16। एक CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 16। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 50/44। ये अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर। दिस इज आवर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं था, ये बंच था। हमने इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट नहीं जाना, कई सारे कंसेप्ट जान लिए और बहुत अच्छे से चीजों को समझ भी लिया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को जानने का प्रयास करें। अगर समझ आ गया होगा, आप 1 मिनट का वेट ले सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, फिर मिटा देंगे इसे। चलिए, आपने समझ लिया होगा। अब आपको क्या करना है? नोट्स खोलने हैं, लेक्चर 3 में जाना है, वहां पे बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन डाल रखे हैं। आप उनको जाएंगे और इन होमवर्क क्वेश्चन को करके लेके आएंगे। होमवर्क करोगे आपका फायदा होगा, मेरा फायदा तो नहीं होने वाला। हम क्या करेंगे? जो भी हम होमवर्क देते हैं उसका डिस्कशन अगले दिन आपको मिलता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप पहले से करके लेके आओगे तो भी मजा आएगा, बाकी तो मजा आने वाला फिर नहीं। चलिए, अब जाके हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अब हम पढ़ेंगे मोल के बारे में कि मोल होता क्या है। बहुत इजी चीजों को फटाफट खत्म करेंगे। मोल एक बेसिकली नंबर है। मोल कोई क्वांटिटी नहीं है, मोल कोई यूनिट नहीं है। मोल सिर्फ एक नंबर है जो कि संख्या को दर्शाने का काम करता है। जैसे 1 मोल अंकुश बोल दूं तो उसका मतलब है कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 Na अंकुश खड़े हो जाएंगे, इतने सारे अंकुश आ जाएंगे। अगर 1 मोल केले बोलूंगा तो इतने सारे केले आपके इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये कोई नंबर नहीं है, ये बेसिकली एक संख्या है। क्या है? ये बेसिकली एक संख्या है। वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, a mole is the amount of substance that contains as many entities as there are atom present in exactly 12 ग्राम of carbon 12 आइसोटॉप। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप में 12 ग्राम में जितने भी एटम हो, जितने भी एटम के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, उसको ही हम मोल कहते हैं। उसको ही हम एक मोल कहते हैं। और उसकी संख्या कितनी आती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आती है, जिसको हम Na बोलते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन यही है कि भैया नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपको निकालने हैं, अगर उसका प्रूफ देखा जाए तो कुछ भी प्रूफ नहीं है। बेसिकली ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेट क्या होता है? 12। ओके, और मॉलिक्यूल्स, और किसे भाग कर देंगे हम इन्हें? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब एटॉमिक मास से भाग कर देंगे। यही फंडा होगा। कटिंग करा। अरे मॉलिक्यूल्स तो ऐसे निकाल देते ना, नंबर ऑफ एटम या कुछ भी निकालना हो तो कैसे करते? जो वेट होगा उससे और मोलर मास से भाग दे दिया। तो 12 ग्राम बोला था ना कार्बन 12 के आइसोटॉप में जितने भी एटम होंगे उसको मोल कहेंगे। मतलब कार्बन का वेट कितना होगा? 12 ग्राम। डिवाइड कर दिया 12 यू से, तो आंसर कितना आ गया? 1/u से क्या बोलते हैं? Na। और यही क्या है आपका? एक मोल। तो यहीं से मोल का डिफाइंड हो गया कि मोल बराबर क्या होता है? गिवन वेट या गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। यही क्या होता है आपका? 1 मोल। इसी को क्या बोलते हैं? 1 मोल। इसी को ही क्या बोला जाता है? 1 मोल बोला जाता है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोल क्या है। मोल को और नामों से भी जाना जाता है। मोल को हम ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्राम मोल को और हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम। मोल को हम क्या भी बोल सकते हैं?
ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स, या फिर ग्राम आयंस, आप कुछ भी यूज कर लीजिए। अगर टफ बनाना होगा तो ये डाल देगा, फिर बोलेंगे हाँ ये क्या होता है, ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, चलिए अब हम मोलर मास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मोलर मास की। देखो मास अलग है और मोलर मास अलग। मोलर मास का मतलब होता है, एटॉमिक मास अलग है, मोलर मास अलग है। मोलर मास का मतलब क्या है कि एक मोल का जो मास है उसको मोलर मास बोलते हैं। क्या जी, एक मोल का जो मास होगा उसका मोलर मास बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कार्बन 12 का मोलर मास बताइए, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक मोल का मास बताना है। तो पहले एक कार्बन 12 का मास लिखेंगे, तो एक कार्बन 12 का मास कितना होता है? 12 U। तो एक मोल का कितना होगा? एक मोल से क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल का मतलब कितना होता है? Na। और 1/U क्या होता है? Na। इसका मतलब Na की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/U लिख सकते हैं। और U लगाते ही ये किस में बन जाता है? ग्राम में बदल जाता है। U से U कटा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 12 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो मोलर मास होता है एक मोल का, उसका मतलब है एक मोल एटम का मास, उसी को क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो आप जो बोलते हो ना कि 12 ग्राम है या उसका वेट 16 ग्राम है, तो आप मोलर मास बोलते हो, आप एटॉमिक मास नहीं बोलते। वो क्या है? मोलर मास। क्या है वो? मोलर मास। लेकिन जब भी आप मोल निकालेंगे तो हम क्या यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला मोलर मास लिखो, तब आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं बोला तो हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। मास का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन अगर डिफाइन कर दिया एक मोल, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, यू हटा के ग्राम लगा देना। यही आपका क्या है? मोलर मास है। क्या है ये? मोलर मास है। तो मोलर मास क्या है? एक मोल एंटिटी का मास। मोलर मास क्या है? एक मोल एंटिटी का जो मास होता है उसी को मोलर मास कहते हैं। तो यहां से मोल का डेफिनेशन तैयार हुआ, और जो मोल का डेफिनेशन तैयार हुआ तो फिर हमें पता लगा कि जो मोल बराबर होता है, मोल बराबर क्या होता है? वेट ऑफ दैट सैंपल डिवाइड में मोलर मास। तो यही किसका फॉर्मूला है? मोल। बाकी में तो इसके बिना ही सारे आंसर कर लिए। तो फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ दैट सैंपल डिवाइड में मोलर मास। तो यही आपका क्या है? मोल का डेफिनेशन है। तो मोल का डेफिनेशन क्या होता है? बाकी आपने देखा हमने बिना मोल के क्वेश्चन कर लिए थे, तो जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में हमें जरूरत पड़ेगा, तो वहां पर हमें लगाना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से केसेस हैं वो तभी समझेंगे जब हम क्वेश्चन करें। बाकी आप और समझना, अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दी है, अगर आपको क्या दिया है? नंबर ऑफ एंटिटीज क्या दिए हैं? नंबर ऑफ एंटिटीज दी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, और आपसे मोल पूछा है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? मतलब किससे भाग करोगे? Na से। तब आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय Na, तो आप गेट कर पाएंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया मोल्स का। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, वो प्रेशर वाली टर्म में आता है। उससे पहले आपको एवोगाड्रो का लॉ समझना पड़ेगा, उसी के बाद आप इसको समझ पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको मोल समझ आया कि मोल बराबर क्या होता है? मास ऑफ दैट सैंपल डिवाइड में मोलर मास। चलिए अब हम मोल्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक आपने मोल्स के दो फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला मोल्स बराबर या मोल बराबर वेट ऑफ दैट सैंपल डिवाइड में मोलर मास, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? कि मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब नंबर ऑफ जो भी परमाणु के जो भी नंबर दिए हैं वो अणुओं की संख्या डिवाइड में एवोगाड्रो
संख्या। तो दो फॉर्मूले आपने पढ़े, इस पे आइए क्वेश्चन करते। पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 14 ग्राम 14 यू सैंपल। 40 यू सैंपल में कितने हीलियम एटम होंगे आपको वो बताना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो हमने ये देखा था, कौन सा, कि भैया जो भी वेट दिया है, देखो ये तो सिंपल ही हुआ, इसमें क्या ही दिमाग में। चलो मुझे मोल का फॉर्मूला पता है तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। मोल बराबर 40 डिवाइड में मोलर मास। मोलर मास हीलियम का 4 होता है ग्राम, लेकिन फंडा यहाँ यू दिया है, यहाँ ग्राम है, तो अब चेंज करना पड़ेगा। तो u की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/Na। तो आंसर कितना आया, 10/Na बराबर कितना, मोल्स। लेकिन ये तो आंसर है नहीं, उसका मतलब ये नंबर ऑफ एंटिटी मिल गया। कभी भी बट्टे में Na आ जाएगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में आंसर को, Na। तो मोल्स कितने आ गए, 10। कितने आ गए, 10 आ गए। मोल्स कितने आ गए आपके, 10 आ गए। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, कैसे, कि भैया मैं ठीक ही समझा, u को 1/Na लिख दिया, यहाँ ग्राम आ गया। अब आंसर में 14/4 मतलब 10/Na आ रहा है। आंसर में Na नहीं लिखेंगे तो इसलिए Na से और मल्टीप्लाई कर, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, मोल्स। हमें मोल्स चाहिए थे ना, इसलिए Na से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा। लेकिन सेकंड मेथड जो हम सबसे स्टार्टिंग में सीखा है, गिवन वेट डिवाइड में एक उसका जो एक्चुअल मास होता है वो। तो हीलियम का वेट कितना होता है, 4u। अगर मैं मोलर मास की बात नहीं कर रहा तो कितना होता है, 4u। u से u घटा, तो आंसर डायरेक्ट कितना आ गया, 10। तो यही क्या आ गया, मोल्स। तो कितने मोल्स आ गए, 10 मोल्स आ गए। तो इसके केस में आपको कौन सा तरीका आसान लगा, तरीका आसान लगा ये वाला, और ये वाला तरीका क्या लगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगा या फिर डिफिकल्ट लगा। क्या लगा, ये डिफिकल्ट लगा। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और ये भी क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, 10 मोल। तो आप खुद सोचिए कि कौन सा आंसर सही है, मतलब कौन सा तरीका ज्यादा बेस्ट रहने वाला। तो जो मेथड है वो ये वाला बेस्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स निकाले तो आंसर कितना है, 10/Na। ये मोल्स आ गए, लेकिन हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ एटम। हमें बताने हैं नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम बताने के लिए हम क्या करेंगे, मोल बराबर नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन Na। आपको ये बताना है तो क्या करेंगे, Na मल्टीप्लाई में क्या दी, मोल। तो फिर क्या आएगा, नंबर ऑफ एंटिटीज। तो इसका मतलब मोल पता लग गए, तो इसका मतलब आपको एंटिटीज पता करनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से। इसलिए आंसर कितना आ गया, 10। तो इसलिए मैंने Na से मल्टीप्लाई करा। क्यों, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ एंटिटीज चाहिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, ये डायरेक्ट ही क्या आ गया, नंबर ऑफ एंटिटीज आ गए, क्योंकि दोनों यू से कैंसिल हो गया। यहाँ जो आंसर आया ये क्या था, नंबर ऑफ एंटिटीज। क्या ये नंबर ऑफ एंटिटीज डायरेक्ट आ गए, लेकिन इसमें निकालने के लिए हमें लास्ट में अपने आंसर को Na से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन और दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि 40 ग्राम सैंपल में नंबर ऑफ हीलियम एटम बताइए। 14 ग्राम सैंपल में क्या बताइए, नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो आप क्या करते हैं, 14 ग्राम सैंपल बोला है, मैं पहला मेथड लगा, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान डिवाइड में गिवन वेट। गिवन वेट 4 ग्राम होता है, क्योंकि मोलर मास लिखते हैं, ग्राम से ग्राम कटा, तो मोल की संख्या कितनी आ गई, 10। लेकिन मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ एंटिटीज। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में,
Na से। तो अपना आंसर कितना आ गया 10Na। लेकिन अगर सेकंड मेथड की बात करता हूं तो वहां क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान डिवाइड में एक्चुअल जो होता है 4U, लेकिन ग्राम U नहीं कटेगा, तो आंसर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से। सो आंसर यहाँ पे क्या आ गया 10Na आ गया। क्या आ गया 10Na। तो अगर मेरे से कोई बोले कि इस बार तुम्हें कौन सा तरीका आसान लगा, तो आंसर तरीका आसान लगा ये वाला, और इस वाले में कौन सा तरीका आसान लगा, ये वाला। तो आप याद कर लीजिए, यदि आपको वेट ऑफ सैंपल ग्राम में गिवन है, इसमें गिवन है ग्राम में, तब आप मोल वाला तरीका यूज करेंगे। लेकिन अगर वेट ऑफ सैंपल यू में गिवन है, तब आप कौन सा तरीका यूज करेंगे, ये सेकंड मेथड। मतलब आप इस बार जो भी मास लेंगे वो आप मोलर मास नहीं लेंगे। आप जो भी मास लेंगे वो क्या नहीं लेंगे, मोलर मास नहीं लेंगे। आए आपको ये समझ। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और मजबूत करते हैं। याद आ गया ना, अगर ग्राम में वेट दिया है तो मोल वाला तरीका, और यू में वेट दिया है तो दूसरा वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 52U है और हीलियम एटम के नंबर पूछा। यू दिया है मतलब सेकंड में, आंसर कितना आ गया 13। नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 13, खत्म। अगला है कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 360 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया आयन NH4+। क्या बोला है, अमोनियम आयन में जिसका वेट 360 मिलीग्राम है, क्या बताइए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम। मतलब चूंकि ग्राम में दिया तो मोल से निकालेंगे इसका। तो मोल्स बराबर क्या होता है भैया, दिया गया द्रव्यमान, मिली का मतलब -3, और इसका मोलर मास। एक नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 4 का 4 ग्राम, टोटल वेट हो गया 18 ग्राम। 18 दूनी 36। तो आंसर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2। ये मोल्स आ गए। लेकिन एंटिटीज चाहिए होती है, तो आंसर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में Na से। तो कितने मोल्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 Na। ये तो मोल्स आ गए। लेकिन हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक NH4+ में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निकालेंगे सबसे पहले। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने 4। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो टोटल आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऊपर कितना लिखा है, प्लस का 1। अगर प्लस लिखा है तो जितना ऊपर प्लस लिखा होगा उतना ही आपको नीचे माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ -1 लिखा होता तो मैं 9 में क्या करता, +1 कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 8। तो अब अपने आंसर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो आंसर कितना आ गया 16 × 10 की पावर -2 Na, या फिर 1.6 मिली Na। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो आपको समझ आया यहाँ मैंने क्या करा। जो भी आपसे बोलता है सबसे पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद जो भी पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करने का, और कुछ भी इसमें नहीं लगाने का। ठीक है, बाकी इसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया, ये भी होमवर्क है, आपको वो होमवर्क क्वेश्चन करके लेके आने हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस। उसके बाद आज का ये लेक्चर एंड करेंगे वाइट मैप के साथ, और फिर उसके बाद आपको 10-15 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए हैं, वो आपको करने हैं। तो एवोगाड्रो ने क्या कहा था, फटाफट समझते हैं। पहला चैप्टर तो काफी बार पढ़ चुके होंगे अभी तक आप, इसलिए हमने इसको थोड़ा लेट स्टार्ट किया था और फटाफट खत्म भी। मतलब जो भी इसका कंसेप्ट था आज काफी कुछ हमने कवर किया। बात कर रहे हैं एवोगाड्रो के हाइपोथेसिस की। तो एवोगाड्रो ने कहा आपके पास अगर 2 कंटेनर है, दोनों कंटेनर का प्रेशर P है, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर T है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम V है, तो जितने मोल्स यहाँ होंगे उस, मैंने जैसे यहाँ SO2 गैस ले लिया और यहाँ O2 गैस ले लिया, तो जो मोल्स इस O2 के होंगे उतने ही मोल्स SO2 के भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कब, जब PVT दोनों का सेम होगा। क्यों सेम होगा आप यहाँ देख लीजिए, PV बराबर क्या होता है NRT। ये मैंने समीकरण 1 के लिए लिखा, समीकरण 2 के लिए भी यही लिखा जाएगा, PV बराबर NRT। इसके मोल्स A हो गए, इसके मोल्स B हो गए। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया भाग, इसलिए घटा क्योंकि दोनों सेम है, गैस कांस्टेंट तो सेम ही रहता है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ क्या आ गया NB बराबर Na।
इसका मतलब मोल्स ऑफ ए बराबर मोल्स ऑफ बी, लेकिन अंडर सिमिलर कंडीशन। कौन सी? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तभी अपना क्या सेम आएगा, नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे, और कुछ सेम नहीं आएगा, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही हमें सेम देखने को मिलेंगे। यही हमें क्या बताया था, आवोगाद्रो जी ने हमें बताया था। क्या बताया था? अंडर सिमिलर प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। क्या जी? सेम नंबर ऑफ एंटिटीज, और इसका प्रूफ हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, फॉर एन आइडल गैस एट एसटीपी कंडीशन, अगर आपकी आइडल गैस है और एसटीपी पे है, किस पर है? एसटीपी पे। फॉर एन आइडल गैस एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी पे कंडीशन, एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो 273 केल्विन होना चाहिए। एक एटीएम का प्रेशर होना चाहिए। इसे भी आप क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन इसे बोला जाता है। तो उसके केस में जो वॉल्यूम होता है एक मोल का, वो कितना होता है? 22.4 लीटर। क्या होता है? 22.4 लीटर हमें देखने को मिलता है 1 मोल का इसका। लेकिन अगर एनटीपी कंडीशन है, एनटीपी में एक बार दिया होगा, तो उसके केस में आप यूज करेंगे 22.7 लीटर। इसी से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। ये एनटीपी का कंडीशन है और ये एसटीपी का कंडीशन। तो यहां से फॉर्मूला बन के तैयार होता है कि मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड डिवाइड में 22.4 लीटर, अगर एसटीपी है तो, वरना 22.7। बाकी 100% केस में 22.4 ही आता है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे याद कर लेना है। अगर प्रेशर बार बोलेगा तो 22.7, अगर प्रेशर में एटीएम यूज किया है तो 22.4। क्या जी? अगर बार बोलेगा तो 22.7, वरना 22.4। तो यही क्या था हमारा आवोगाद्रो का हाइपोथेसिस का, और यही तीसरा फॉर्मूला था मोल कैलकुलेट करना। अगर गैस दिया है और वॉल्यूम दिया है तो मोल निकालने के लिए आप इन चीजों का सहारा लेंगे। अब आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपने इस क्लास को एंड करेंगे। उससे पहले हम इन सभी का सार देख लेते हैं, जिसको हम वाई मैप भी कहते हैं। बीच में हमने मोल बना दिया। अगर आपको वेट ऑफ सैंपल दिया है और आप मोल प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे किससे? मोलर मास से। लेकिन अगर आपको मोल दिया है और ये निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है और एटीएम है, प्रेशर क्या है? एटीएम। आपको मोल निकालना है, 22.4 लीटर से भाग करेंगे। लेकिन अगर ये दिया है और ये निकालना है, तीर इधर बनाया मतलब ये निकालना है, तीर इधर बनाया मतलब ये निकालना है। हाँ ठीक है, उल्टा बना दिया यहाँ पे। मोल दिया है, ये बनाना, ये निकालना है, तो क्या करेंगे? 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए इस बार आपको क्या दे दिया? नंबर ऑफ एंटिटीज है, और आपको नंबर ऑफ एंटिटीज से क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो किससे भाग देंगे? एनएस। और नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना है तो किससे भाग देंगे? एनएस। तो ये अब तक का सार है, जिसको आप वाई मैप भी बोल सकते हैं। आप इसको पूरे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से ही होंगे। आइए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जेईई मेंस का, क्योंकि इससे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक आध ही करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे पहले ही कर लिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, मिक्सचर है 1:4 का मिक्सचर है। रेशो ऑफ मास का, ये मास का रेशो दिया है 1:4। आपसे बोला है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन बोले तो O2, नाइट्रोजन बोले तो N2। O2 और N2 का जो वेट है वो 1/4 दिया है। कभी भी रेशो में दिया होगा तो जो इसका वेट जो यहाँ होगा वो इसका वेट है, जो यहाँ होगा वो इसका वेट है। तो O2 का वेट कितना हो जाएगा? 1। लेकिन आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा? X। इसका वेट हो गया x ग्राम। x क्यों लिखा? मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई 4 भी हो सकता है दोनों तरफ, मल्टीप्लाई 6 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्या मैंने x लिखा। N2 का क्या हो जाएगा? 4x ग्राम। तो बस क्या बोला है? रेशो पूछा है किसका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं O2 में। तो नंबर ऑफ मोल्स इन O2 इज इक्वल्स टू गिवन वेट x डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये आ गया अपना आंसर इधर, x/32 ग्राम तो कट ही जाएगा।
और ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स हमने किसके निकाले, N2 के निकाले। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x अपॉन में नाइट्रोजन का 14 दूनी 28, ये आ गया। ओके, अब दोनों का रेशो पूछा था तो मैं दोनों को क्या करूंगा, भाग करूंगा। और हम x अपॉन 38 अपॉन 4x अपॉन 28, अब क्या होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x से x कटा, 4 7 28, तो रेशो कितना आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, मोल्स का 7 अपॉन 28। यही मॉलिक्यूल्स का भी रेशो होगा, क्योंकि लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, Na से, तो Na से क्या कर जाएगा Na, तो यही नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशो है और यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशो है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी 20 10 15 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।